मेडिसिन में अपन पढ़ रहे थे बाह्य परजीवी जनित रोग। इसके अंदर मेंस अपन ने स्टार्ट किया था। अपन जो 4 प्रकार के मेंस पढ़ने वाले हैं, तो मेंस में आपको बताया था कि मेंस जो है यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के होते हैं। वैसे तो मेंस का मतलब क्या होता है? मेंस का मतलब होता है खुजली उत्पन्न करने वाले परजीवी। खुजली उत्पन्न करने वाले यानी कि शरीर के ऊपर, स्किन के ऊपर खुजली उत्पन्न करने वाले परजीवियों को क्या कहा जाता है? मेंस कहा जाता है उनको। अब मेंस जो है अपन यहाँ पे 3 प्रकार से पढ़ेंगे, सॉरी 4 प्रकार से पढ़ेंगे। 4 प्रकार के मेंस मुख्यतः अपने सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। पहला है डेमोडेक्टिक मेंस। पहला डेमोडेक्टिक मेंस। डेमोडेक्टिक मेंस, इनके उपनाम भी आपको साथ में याद रखने हैं। इसको फोलिकुलर मेंस भी कहा जाता है, फोलिकुलर मेंस भी इनको कहा जाता है। डेमोडिकोसिस भी कहा जाता है, डेमोडिकोसिस या ब्लैक मेंस, ब्लैक मेंस। ये नाम जो है आपको ध्यान रखने हैं। फोलिकुलर मेंस, फोलिकुलर मेंस का मतलब होता है ये जो मेंस है वो डिजीज उत्पन्न करती है कहाँ पे? जो बालों के फोलिकल्स जो होते हैं, हेयर के जो फोलिकल्स जो होते हैं वहां पर अपना ये प्रभाव दिखाते हैं, इसलिए इनको फोलिकुलर मेंस कहा जाता है। ब्लैक कलर की होती है इसलिए इनको ब्लैक मेंस कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लगभग सभी प्रकार के प्राणियों में ये हो सकते हैं। ये जो रोग है, ये डेमोडेक्टिक में लगभग सभी प्रकार के प्राणियों में हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो 4 प्रकार के आपको मेंस बताने वाला हूँ, उनका ट्रीटमेंट चारों का लगभग समान सा ही है, तो अपन उस पर ज्यादा ध्यान दे देंगे। अपन पहला जो है पहले मेंस का ट्रीटमेंट बता दूंगा, उसके बाद में आपको मैं थोड़ा सा केवल उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। सही है, ये थोड़ा टाइम कम है, सिलेबस करवाना है पूरा, तो इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा अपन को। डेमोडेक्टिक मेंस लगभग सभी प्रकार के प्राणियों में ये हो सकता है। सही है, ये हेयर फॉलिकल्स को प्रभावित करता है। हेयर फॉलिकल्स मतलब जो बाल होते हैं, बालों की जो जड़ें होती है वहां पे फॉलिकल्स पाए जाते हैं, उनको ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। रोग कारक की बात करें, ईटियोलॉजी, रोग कारक है इसमें डेमोडेक्स स्पीसीज, डेमोडेक्स स्पीसीज, यानी कि डेमोडेक्स एक क्या हो गया, इसकी फैमिली हो गई, और इसके कई सदस्य जो है अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं। सही है, अलग अलग जीवों के अंदर मेंस उत्पन्न करते हैं। डेमोडेक्स स्पीसीज हो गया। अब डेमोडेक्स स्पीसीज जो है ये त्वचा को भेदने वाली मेंस है, माइट, यानी कि किसके द्वारा होता है? मेंस किसके द्वारा होता है? माइट्स के द्वारा। ध्यान रखना, किसके द्वारा? ये एक प्रकार की क्या है? माइट्स है। माइट्स मतलब, माइट्स किसको कहा जाता है? मक्खियों को माइट्स कहा जाता है। जो मक्खियां, काटने वाली मक्खियां आपने देखी होगी। सही है, जो आपने देखा होगा घर पे जिनके पशु, पालतू पशु जो रखते हैं, गाय भैंस, उनके ऊपर आपने देखा होगा कुछ भूरी भूरी कलर की, कुछ ब्लैक कलर की ऐसी मक्खियां होती है अलग अलग प्रकार की। वो पशु को काटती है, पशु की स्किन को काटती है। सही है, उनको क्या बोला जाता है? माइट्स बोला जाता है। उन मक्खियों को माइट्स बोला जाता है। उनके द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। कौन सा? मेंस। मतलब मेंस किसके द्वारा होता है? माइट्स के द्वारा। तो डेमोडेक्स स्पीसीज एक माइट्स की स्पीसीज है, यानी कि मक्खियों की स्पीसीज है, जो मेंस यानी कि शरीर के ऊपर खुजली उत्पन्न करती है। ये माइट्स जो है ये त्वचा को भेदने वाली माइट्स है। डेमोडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। डेमोडेक्स स्पीसीज जो है वो त्वचा को भेदने वाली, त्वचा को भेदने वाली माइट्स, यानी कि ये क्या करती है? त्वचा को भेद कर, त्वचा को, त्वचा के अंदर सुरंगें बना के त्वचा को भेद के उसके अंदर चली जाती है, और अंदर जाके ये अपने अंडे वहां पे देती है। तो त्वचा को भेदने वाली माइट्स जो है वो डेमोडेक्स माइट्स। अब अलग अलग पशुओं के अंदर जैसे कि कैटल, कैटल के अंदर कौन सी डेमोडेक्स माइट्स है जो मेंस उत्पन्न करती है? डेमोडेक्स बोविस, डेमोडेक्स बोविस। सही है, इसके बाद में भेड़ में, भेड़ के अंदर है डेमोडेक्स ओविस, डेमोडेक्स ओविस। गोट में, बकरी में, बकरी में है डेमोडेक्स कैप्री, डेमोडेक्स
कैप्री। इसके अलावा हॉर्स के अंदर, हॉर्स में है डेमोडेक्स इक्वाई। देखो इनके नाम के आधार पर इनके नाम पड़े हैं, ये सारे के सारे जो है मैं भी बताऊंगा। इसके अलावा पिग में, पिग के अंदर डेमोडेक्स फाइलोइड्स, डेमोडेक्स फाइलोइड्स। बोविस किसे कहा जाता है? कैटल बफेलो को बोविस कहा जाता है। ध्यान रखना, हमेशा कहीं भी अगर बोविस लिखा हुआ आ जाए, कहीं पे भी अगर बोविस लिखा हुआ आ जाए या किसी रोग कारक के नाम के बाद में बोविस लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है वह रोग कारक किसको प्रभावित करता है? कैटल को और बफेलो को। ध्यान रखना, बोविस कैटल से संबंधित है, बफेलो से संबंधित है। ओविस जो है, अगर बोविस की जगह ओविस नाम आ जाए इसका मतलब है वो भेड़ को संक्रमित कर रहा है। ध्यान रखना, भेड़ को ही ओविस कहा जाता है, यहाँ पे कैटल को ही बोविस कहा जाता है। और कैप्री, अगर बकरी की बात आई, बकरी की कहीं पे गोट की बात आई तो वहां पे कैप्री आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कैप्री जो है वो गोट का ही नाम है। कैप्री जो है गोट का ही नाम। आप वैज्ञानिक नाम देखोगे इनका वैज्ञानिक नाम देखोगे तो इसमें बफेलो बोविस नाम आता है। बफेलो बोविस मतलब भैंस, भैंस को बफेलो बोविस भी कहा जाता है। सही है। इस प्रकार जो वैज्ञानिक नाम होते हैं उनके नाम ये है। बोविस हो गया, भेड़ का ओविस हो गया, गोट का हो गया कैप्रा हो गया, और हॉर्स को इक्वाई बोला जाता है। हॉर्स को इक्वाई बोला जाता है। और पिग को वैसे तो बोला जाता है स्विस। पिग को क्या बोला जाता है? स्विस बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे नाम अलग है। ये डेमोडेक्स, डेमोडेक्स नाम है इसका, डेमोडेक्स फाइलोइड्स। ठीक है। वैसे तो स्विस बोला जाता है, अगर स्विस कहाँ पे लिखा हुआ आता है तो आप समझ जाना क्या है? पिग है। तो ये हो गया इनके एटियोलॉजी, रोग कारक, ये आपको ध्यान रखने हैं। कैटल के अंदर डेमोडेक्स हो गया, बोविस हो गया, भेड़ के अंदर डेमोडेक्स ओविस हो गया, गोट में डेमोडेक्स कैप्री, हॉर्स में डेमोडेक्स इक्वाई, और पिग में डेमोडेक्स फाइलोइड्स। ये हो गया इनका एटियोलॉजी। अब देखते हैं अपन इसका जीवन चक्र। अगर आप जीवन चक्र, इनकी लाइफ साइकिल अगर आपकी समझ में आती है, आपको याद रहती है, तो आप उसके साथ साथ इसके पैथोजेनेसिस भी लिख सकते हो। और अगर पैथोजेनेसिस आपको आ गई तो जाहिर सी बात है आप उसके क्लिनिकल लक्षण भी लिख सकते हो। जो साइन जो है, क्लिनिकल साइन, उसके रोग के लक्षण, वो भी आराम से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में सबसे पहले जो माइट्स है वो अपने जीवन चक्र जो है वो एक ही मेजबान पर, यानी कि एक ही होस्ट के ऊपर पूर्ण करती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, डेमोडेक्स जो बोविस है, जो कैटल को प्रभावित करने वाली है, तो इसका होस्ट क्या हो गया? कैटल हो गया। तो ये अपना पूरा जीवन चक्र जो है वो कैटल के ऊपर ही बिताएगी, अपना पूरा जीवन चक्र वहीं पे पूर्ण करेगी। अब वो किस प्रकार जीवन चक्र पूर्ण करती है वो देखो। सबसे पहले वयस्क माइट, वयस्क माइट्स जो है वो त्वचा पर, त्वचा के हेयर फॉलिकल्स पर, त्वचा के हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स, और इसके साथ साथ सीबेसियस ग्लैंड, ऐसे ध्यान रखना, हेयर फॉलिकल्स के ऊपर अंडे देती है, ये ध्यान रखना आप। हेयर फॉलिकल्स पर अंडे देती है, हेयर फॉलिकल्स पर अंडे देती है। अब हेयर फॉलिकल्स के साथ साथ कौन प्रभावित होता है? सीबेसियस ग्लैंड। साथ ही सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड कौन सी होती है? त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियां जो किसका स्त्राव करती है? तेलीय स्त्राव करती है, पसीने का स्त्राव करती है, वो सारी क्या कहलाती है? सीबेसियस ग्लैंड। साथ ही सीबेसियस ग्लैंड को भी प्रभावित करती है, साथ ही सीबेसियस ग्लैंड को भी प्रभावित करती है। अब अंडे देने के बाद क्या होता है? अंडे देने के बाद इसमें क्या होगा? लार्वा का निर्माण होगा। अंडों से क्या होगा?
अंडों से लार्वा का निर्माण होगा। अंडों से क्या होगा? लार्वा का निर्माण होगा। अब लार्वा से क्या बनेंगे? लार्वा से इसकी एक स्टेज और आती है जिसको निम्फ स्टेज बोला जाता है। मतलब लार्वा के बाद में फर्स्ट निम्फ स्टेज सेकंड निम्फ स्टेज में बदल जाती है। पहले तो अंडों से लार्वा बना, अब लार्वा से क्या बनेगा? लार्वा से प्रारंभिक प्रारंभिक निम्फ अवस्था बनती है। अब प्रारंभिक निम्फ अवस्था से द्वितीय निम्फ अवस्था बनती है। इसके बाद में द्वितीय निम्फ अवस्था, द्वितीय निम्फ अवस्था हो गई। अब द्वितीय निम्फ अवस्था से उसके बाद में क्या होता है? द्वितीय निम्फ अवस्था से वयस्क मक्खी का निर्माण होता है। वयस्क मक्खी का निर्माण होता है। मतलब एक अंडे से एक मक्खी का निर्माण होता है। बाकी आपको पता ही होगा ये कितने अंडे देती होगी, कई हजारों लाखों में अंडे देती है ग्रुप में, तो हजारों लाखों मक्खियों का निर्माण होता है। लेकिन वो सारी की सारी जो है सरवाइव नहीं कर पाती। अगर सारी की सारी सरवाइव करने लग जाए तो इस वातावरण में बहुत सारी मक्खियां हो जाए। इसलिए जितने भी अंडे देती है उनमें से लगभग 30 या 40% मक्खियां का निर्माण ही हो पाता है। बाकी सारी की सारी मर जाती है, सरवाइव वातावरण में सरवाइव नहीं कर पाती। ये जो है इसकी क्या है लाइफ साइकिल है। सबसे पहले तो फॉलिकल जो है एयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स पर अंडे देती है। अब हेयर फॉलिकल्स पर अंडे देने के साथ साथ ये क्या होती है? सीबेसियस ग्लैंड को भी प्रभावित करती है। किसको? सीबेसियस ग्लैंड जो होती है वो पसीना या जो सीबम उत्पन्न करने वाली, पसीना उत्पन्न करने वाली, तेलीय स्राव करने वाली त्वचा में पाई जाने वाली ग्लैंड को क्या कहा जाता है? सीबेसियस ग्लैंड। इसको प्रभावित करती है। वहां पे अंडे देती है। अंडे से क्या होगा? लार्वा का निर्माण करेगा। लार्वा से प्रथम निम्फ, प्राथमिक निम्फ का निर्माण होगा। उसके बाद में द्वितीय निम्फ का निर्माण होगा और द्वितीय निम्फ से फिर वापस से वयस्क मक्खी का निर्माण हो जाएगा। ये हो गया इसका जीवन चक्र। तो इसमें जीवन चक्र में आपने क्या सीखा? इसमें कौन कौन सी ग्लैंड, क्या चीज मुख्यतः प्रभावित हो रही है? इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स और साथ ही जो सीबेसियस ग्लैंड है वो प्रभावित हो रही है। और त्वचा के ऊपर क्या होता है? इन्फ्लामेशन की क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। जब ये त्वचा के ऊपर संक्रमण करती है, अपने अंडे देती है, लार्वा का निर्माण होता है। लार्वा जो होता है वो किसको प्रभावित करता है? लार्वा सीबेसियस ग्लैंड को प्रभावित करता है। सीबेसियस ग्लैंड में संक्रमण से जाहिर सी बात है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन से उत्पन्न हो जाती है, जिनको त्वचा की एलर्जी बोल सकते हैं अपन। त्वचा के ऊपर एलर्जी उत्पन्न होना। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी। इसका फैलाव किस प्रकार होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट से इसका फैलाव हो सकता है। इसका फैलाव जो है डायरेक्ट कांटेक्ट से, मतलब किसी संक्रमित पशु से, अगर संक्रमित पशु की त्वचा किसी स्वस्थ पशु के त्वचा के संपर्क में आती है तो इसके जो अंडे हैं, जो लार्वा है, वो दूसरे स्वस्थ पशु की त्वचा के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं और उसके ऊपर ये रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब कि इसके अंदर दो जीवों के बीच में कोई तीसरा निर्जीव या सजीव जो आ जाए, कोई भी निर्जीव वस्तु आ जाए, जैसे कि मान लो पशुशाला में काम में लिए जाने वाले जो बर्तन है ना, वो इसके अंदर आ गए। या अपन कह सकते हैं कि जो मिल्कर्स जो होते हैं वो दूध निकालते समय वो अंडे उसके ऊपर लग जाए, किसी स्वस्थ पशु का दूध निकालते समय वो उसके ऊपर लग जाते हैं। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब डायरेक्ट उनके बीच में कांटेक्ट नहीं है, लेकिन किसी तीसरे की वजह से दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, तो उस वजह से भी इस रोग का फैलाव हो सकता है। ये जो माइट्स हैं ये कमजोर पशु को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। कौन से पशु को? कमजोर पशु, जो शरीर से कमजोर है और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, ऐसे पशुओं को ये माइट्स जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करती है या सबसे ज्यादा अपना शिकार बनाती है। इसके बाद में क्या आती है, इसके अलावा इसका फैलाव जो होता है वो सर्दी के आखिरी दिनों में, सर्दी के आखिरी दिनों में तथा सर्दी के आखिरी दिनों में तथा बसंत ऋतु की शुरुआत में होता है। बसंत ऋतु की शुरुआत में, बसंत ऋतु की शुरुआत में इन मक्खियों का ज्यादा निर्माण होता है। एक तो सर्दियों के आखिरी दिनों में और बसंत ऋतु आती है उसके शुरुआत के दिनों में इन जो माइट्स का निर्माण या डेमोडेक्स माइट्स का निर्माण सबसे ज्यादा होता है। ये हो गई इसकी एपिडेमियोलॉजी, इस प्रकार इसका फैलाव होता है इस रोग का एक जीव से दूसरे जीव में। अब अपन देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में आप बताओ कि इसकी लाइफ साइकिल में अपन ने क्या क्या देखा था, कौन कौन सी जो अंग है वो प्रभावित कर रहे थे। सबसे पहले थे हेयर फॉलिकल्स, तो हेयर फॉलिकल्स इसमें प्रभावित होते हैं, हेयर फॉलिकल्स इसमें प्रभावित होते हैं। साथ में सीबेसिस ग्लैंड, साथ में सीबेसिस ग्लैंड, सीबेसिस ग्लैंड प्रभावित होती है। और ये प्रभावित होंगे तो शरीर के अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगी। अब इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस क्या होती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती है, इसके 5 प्रकार के अवयव होते हैं या 5 प्रकार की इसकी अवस्थाएं होती है इन्फ्लामेशन की। सबसे पहले तो जैसे कि उस स्थान का लाल होना, उस स्थान के ऊपर घाव बनना, उस स्थान का लाल होना, उस स्थान में रक्त सप्लाई बढ़ना, उसका टेम्परेचर बढ़ना, उस स्थान का टेम्परेचर बढ़ना, सही है। इसके अलावा वहां पे जो है रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, तापमान बढ़ जाता है, दर्द वहां पे होता है। ये 3-4-5 प्रकार की इसकी अलग अलग अवस्थाएं होती है इन्फ्लामेशन की। तो ऐसी क्रियाएं यहाँ पे चलने लगती है जिस स्थान पर ये जो इसके अंडे जो है ये मैंज जो उत्पन्न हो रहा है, डेमोडेक्टिक मैंज जो जिस स्थान पे उत्पन्न हो रहा है उस स्थान पर ऐसे जैसे कि उस स्थान का लाल होना, रक्त सप्लाई बढ़ना, उसके ऊपर बार बार खुजली होना उस स्थान के ऊपर, सही है। या इसके अलावा वहाँ पे दर्द होना, वहाँ पे पूरा जो एरिया होता है लाल हो जाता है, जो है वहाँ का टेम्परेचर जो है उस स्थान का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये सारी जो है इन्फ्लामेशन की अवस्थाएं होती है। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस उत्पन्न हो जाती है क्योंकि हेयर फॉलिकल्स जो है सीबेसिस ग्लैंड ये दोनों प्रभावित होंगे तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हो जाते हैं। और इसके साथ साथ इन्फ्लामेशन के साथ साथ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और मुख्यतः कौन सा बैक्टीरिया है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस जो स्पीसीज है बैक्टीरिया की उसके सदस्य सबसे ज्यादा इसको प्रभावित करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन के अंदर। इसके बाद में क्या होता है, शुरुआत के अंदर अगर इस रोग का पता नहीं चलता तो ये क्रोनिक अवस्था में चला जाता है। ये क्रोनिक अवस्था में, क्रोनिक अवस्था का क्या मतलब होता है, लंबे समय तक चलने वाली कोई भी रोग की अवस्था होती है तो उसको क्रोनिक अवस्था बोला जाता है। और कम समय तक चलने वाली को क्या बोला जाता है, एक्यूट अवस्था, सही है। और भी बहुत ही कम समय के लिए चलने वाली को पर एक्यूट अवस्था। समझ में आ गया। तो क्रोनिक अवस्था मतलब लंबे समय तक चलने वाला कोई रोग है तो उसको क्रोनिक डिजीज बोला जाता है। तो ये धीरे धीरे अगर इसका शुरुआत में पता नहीं लगाया गया तो ये जो डिजीज है डेमोडेक्टिक मैंज ये क्रोनिक अवस्था में बदल जाता है और लंबे समय तक चलता है, मतलब पशु के जो है स्किन में लंबे समय तक खुजली रहती है। इसके अलावा पस्ट्यूल्स का निर्माण, क्रोनिक अवस्था में ये बदल गया तो बाद में पस्ट्यूल्स का निर्माण हो जाएगा, त्वचा पर पस्ट्यूल्स का निर्माण होना, पस्ट्यूल्स या इसको स्मॉल एब्सेस बोल सकते हैं। एब्सेस क्या होती है,
एब्सेस का मतलब होता है, एब्सेस एक थैली नुमा संरचना होती है जिसके अंदर क्या भरी होती है, पस भरी होती है। पस का मतलब समझते हो, मवाद, यानी कि ऐसी छोटी छोटी थैलियां जिनके अंदर मवाद भरी होती है, ऐसे स्थानों को क्या बोला जाता है, एब्सेस बोला जाता है। सही है। तो या तो पस्ट्यूल्स का निर्माण होता है, पस्ट्यूल्स का मतलब होता है छोटी छोटी गांठें, पस्ट्यूल्स का मतलब होता है छोटी छोटी गांठें, या तो गांठों का निर्माण होता है, या एक ऐसी थैली का निर्माण हो सकता है जिसमें मवाद भरी हो। सही है। तो ये हो गया, इसके लक्षण हो गए। और त्वचा में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, त्वचा में छोटे छोटे छेद, त्वचा में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। दोबारा देखो, सबसे पहले जो भी डेमोडेक्टिक जो मेंज है वो माइट्स के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। डेमोडेक्टिक माइट्स यानी मक्खियों के द्वारा। वो हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, यानी कि बालों में, बालों की जड़ें जो होती है उनके ऊपर, और जो सीबेसियस ग्लैंड होती है उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। वहां पे अंडे देती है, वहां पे अंडों से क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं। और लार्वा क्या करते हैं, लार्वा गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करने से वहां पर इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती है। वो जो लार्वा जो होते हैं वो त्वचा को छेद के उसके अंदर चले जाते हैं, त्वचा के अंदर सुरंग बना के, छोटे छोटे छिद्र बना के उसके अंदर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होगी तो जाहिर सी बात है वहां पे घाव उत्पन्न होगा, और घाव होगा तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे। और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में स्टेफाइलोकोकस जो है वो सबसे ज्यादा इसको प्रभावित करता है। इसके साथ साथ ही अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, इसका इलाज नहीं किया गया, तो ये क्रोनिक अवस्था में बदल सकता है। ये रोग जो है वो लंबे समय तक चलने वाला रोग बन सकता है। इसके बाद में त्वचा के ऊपर पस्ट्यूल्स बन सकते हैं, स्मॉल एब्सेसिस बन सकती है। स्मॉल एब्सेसिस मतलब छोटी छोटी पुट्टिकाएं जिनके अंदर मवाद भरी होती है, उनको क्या बोला जाता है, स्मॉल एब्सेस बोला जाता है। सही है। या अपन कह सकते हैं त्वचा में छोटे छोटे छिद्र भी हो सकते हैं। इस प्रकार से ये अपना प्रभाव दिखाते हैं इसके लार्वा। ये होगी इसकी पैथोजेनेसिस। इसके बाद में आते हैं इसके क्लिनिकल साइन। क्लिनिकल साइन, लक्षण। लक्षणों की बात करें तो त्वचा के प्रभावित स्थान के ऊपर दाने दाने सी संरचना बनने लग जाती है। सही है। त्वचा के जो प्रभावित स्थान है उसके ऊपर दाने जैसी संरचना दिखाई देती है, गांठ, हल्की हल्की गांठ की जैसी संरचना दिखाई देती है। जैसे कि आपने पिंपल देखे होंगे, तो पिंपल समान संरचना उसकी स्किन के ऊपर बन जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, पिस्टूल्स बोला जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि एब्सेस के पहले मैंने पिस्टूल्स वहां पे लिखा था। सही है। पिस्टूल्स बन सकते हैं, वहां पे छोटी छोटी दाने समान संरचना आपको दिखाई देगी। या स्मॉल एब्सेस, जिसको फोड़े बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, फोड़े बोलते हैं। एब्सेस का मतलब क्या होता है, ऐसी पुट्टिकाएं जिनके अंदर मवाद भरी होती है, जिनको फोड़े बोलते हैं। फूटने से मवाद बाहर निकलती है, ऐसे ऐसी पुट्टिकाएं जिनको फोड़ने पर मवाद बाहर निकलती है। या तो पिस्टूल्स बन सकते हैं, या फिर ऐसी एब्सेस जैसी संरचना बन सकती है। रोगी प्राणी के शरीर के ऊपर थोड़ी बहुत खुजली देखने को मिलती है इसके अंदर। सही है। त्वचा के प्रभावित भाग के जो बाल होते हैं वो प्रभावित होते हैं, तो बाल वहां पे उड़े हुए महसूस होते हैं, उड़े हुए दिखाई देते हैं। जिस स्थान पर ये लार्वा गति करते हैं उस स्थान पर ये, या जिस स्थान को संक्रमित करते हैं उस स्थान के बाल उड़ जाते हैं। त्वचा जो होती है मोटी हो जाती है जिस स्थान पर, यानी कि संक्रमित स्थान की त्वचा जो है मोटी हो जाती है। इससे सफेद पदार्थ सफेद तरल पदार्थ यहाँ से बाहर निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, सीबेसिस बोलते हैं। सही है। पिस्टूल्स के अंदर फोड़े जो होते हैं उनके अंदर एब्सेस यानी कि मवाद उनसे बाहर निकलती है। इसके अंदर शरीर का जो निचला हिस्सा है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, जैसे कि चेहरे का निचला हिस्सा हो गया, गर्दन का नीचे वाला हिस्सा हो गया, और पेट का नीचे वाला हिस्सा हो गया। ये इस रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हॉर्स की बात करें तो हॉर्स में आंखों के चारों ओर ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। हॉर्स में अगर ये संक्रमण करते हैं तो आंखों के चारों ओर अपना प्रभाव दिखाते हैं। सही है।
आंखों के चारों ओर और चेहरे के पूरे चेहरे के ऊपर ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। कैटल और बकरी में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे इसकी स्थिति जो होती है वो और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है और पशु की मृत्यु हो सकती है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है? सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब होता है कि अगर इम्यूनिटी कमजोर है, पशु शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, तो कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस जो होते हैं या फंगस हो गए, वो अपना प्रभाव या अपना रोग उत्पन्न करते हैं, साथ साथ उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन कहा जाता है। पहले से कोई रोग हो रखा है, सही है, और उसकी वजह से कोई शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, तो दूसरे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो भी संक्रमण में कूद पड़ते हैं या संक्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब दो इन्फेक्शन शरीर में हो गई, एक तो पहले था ही किसी और का, अब दूसरा बैक्टीरिया का और संक्रमण हो गया, सही है। तो दो संक्रमण हो गए शरीर में, तो जाहिर सी बात है जो स्थिति होती है वो और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी, और गंभीर होगी तो पशु की मृत्यु के चांस बढ़ जाते हैं। डायग्नोसिस वही स्किन स्क्रैपिंग के द्वारा किया जा सकता है। डायग्नोसिस इसके द्वारा स्किन स्क्रैपिंग है, पहले तो लक्षणों के आधार पर किया जा सकता है, और दूसरा स्किन स्क्रैपिंग। स्किन स्क्रैपिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जिस स्थान के ऊपर ये मेंज जो बनी हुई है, जिस स्थान के ऊपर इन्फेक्शन है, उस स्थान की स्किन को एक धारदार किसी वस्तु से ऐसे हटा के उस स्किन को लेबोरेटरी में ले जाया जाता है, और लेबोरेटरी में उसको देखा जाता है। लेबोरेटरी में देखने के बाद वहाँ पे जो है इसके लार्वा दिखाई दे सकते हैं, या जो फोड़े होते हैं, फोड़े में जो मवाद उपस्थित है, उस मवाद का सैंपल लेके उस मवाद के सैंपल में भी इसके लार्वा देखे जा सकते हैं। इस आधार पर इसकी पहचान की जाती है। विभेदीय पहचान, यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस। स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन, और रिंगवर्म कवक के द्वारा होने वाला डिजीज है, जिसे दाद कहा जाता है, और दाद के अंदर भी आप लोगों को पता होगा खुजली वहां पे भी चलती है, मेंज वहां पे भी होती है, तो दाद से भी इसको अलग करना चाहिए। रोग जब पहचान के टाइम पे रिंगवर्म को भी यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। कहीं आप पता कर रहे हो कि आप मेंज समझ रहे हो और वास्तव में वो क्या है? रिंगवर्म है, या हो सकता है वो रिंगवर्म समझ रहे हो आप उसको, और हो सकता है वास्तव में क्या है? मेंज है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अब आता है इसका ट्रीटमेंट। लगभग सभी प्रकार की मेंज जो है, चारों प्रकार की मेंज, उनका लगभग समान ही है। सबसे पहले आइवरमेक्टिन 0.3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर इसको सबक्यूटेनियस दी जाती है। 0.3 क्योंकि ये थोड़ा घातक डिजीज है, इसलिए थोड़ी सी डोज रेट मैंने यहाँ पे बढ़ा दी है। वैसे तो डोज रेट होती है 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, यहाँ पे आपको थोड़ी ज्यादा देनी है, 0.3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर देनी है। मोक्सीडेक्टिन इसकी डोज रेट है 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर इसको दिया जाता है। इसको भी सबक्यूटेनियस दिया जाता है। सबक्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन के अंदर, त्वचा के अंदर इसको दिया जाता है। इसके बाद में क्लोस्टिनोल जो है वो भी दिया जा सकता है। अगर ये डिजीज देने के बाद भी अगर इस रोग का उन्मूलन नहीं होता है, रोग का उन्मूलन का मतलब होता है अगर ये रोग ठीक नहीं होता है, तो फिर से 10 से 14 दिन बाद में इसको रिपीट किया जा सकता है। इस ट्रीटमेंट को रिपीट किया जा सकता है, लेकिन 10 से 14 दिन बाद में इसको रिपीट करना है। एक बार दे दिया ये डिजीज, ये जो अपने ट्रीटमेंट कर दिया, अगर फिर भी 2-4 दिन में अगर इसका ये रोग ठीक नहीं होता, तो उसके जब अपने ट्रीटमेंट किया था उसके 10 से 14 दिन बाद में फिर से उसको रिपीट किया जा सकता है। ये तो हो गया ऑफिशियल ट्रीटमेंट। इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जिनको
एक्रिसाइड्स बोला जाता है। कुछ ड्रग्स हैं जिनको एक्रिसाइड्स बोला जाता है। एक्रिसाइड्स का मतलब है मक्खियों को मारने वाली दवाइयाँ, मक्खियों को मारने वाली दवाइयाँ, मक्खियों को मारने वाली दवाइयाँ। अब ये कौन कौन सी होती है दवाइयाँ? बहुत सारी दवाइयाँ आती है मार्केट के अंदर, जैसे कि ट्रिक्लोरोफॉर्म, नेक्स्ट आती है इसमें मेल्डिसन, कंफोस, इसके अलावा लाइम सल्फर, जिसको डायजीन बोला जा सकता है, डायजीन भी काम में ले सकते हैं, डायजीनोन। इसके अलावा एमिट्राज, फोक्सीम, फेंक्लोरफॉस, इसके अलावा फोस्मेट आ गया, साइपरमेथ्रिन, ये ड्रग्स जो है कितनी प्रकार के ड्रग्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9-10 प्रकार की जो ड्रग्स हैं वो मक्खियों को मारने का काम करती है। ये ड्रग्स जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी सभी 3 प्रकार के जो अपन मेंस पढ़ेंगे आके, उनमें भी इसको काम में लिया जा सकता है, इन सबको काम में लिया जाता है। तो ये मैं वहां दोबारा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे एक बार देख लो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इनको। अब इनको काम में कैसे लिया जाता है? या तो डिपिंग करवाई जा सकती है। अब डिपिंग क्या होती है वो भी बताऊंगा। या तो डिपिंग करवाई जा सकती है, या स्प्रे करवाया जा सकता है, देखो स्प्रे तो क्या होता है, किसी भी वाटर के अंदर, पानी के अंदर इनको घोला जाता है। पानी को घोलने के बाद जो स्प्रे मशीन आती है उसके द्वारा पशु के शरीर के ऊपर इसको स्प्रे कर दिया जाता है। सही है। पानी में घोलकर इन दवाइयों को, उस पानी को स्प्रे मशीन के द्वारा पशु के शरीर पर स्प्रे कर दिया जाता है, यानी कि छिड़क दिया जाता है। जिससे क्या होता है, उसके ऊपर अगर कोई मक्खी बैठी है या कोई लार्वा है उसके, या उसके अंडे जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया स्प्रे। डिपिंग क्या होता है? डिपिंग वो चीज होती है, या वो क्रिया होती है, जैसे कि आपने देखा होगा गाय भैंसों को नहलाने वाला टैंक होता है बड़ा, जहाँ पे गाय भैंसों को नहलाया जाता है, बड़ा टैंक होता है। सही है। या ये जो डिपिंग है वो मुख्य रूप से सीप गोट के लिए काम में ली जाती है, छोटे जीवों के लिए इसको काम में लिया जाता है। छोटा टैंक बनाया जाता है पशुओं के लिए, जिसके अंदर पानी भरा होता है, और एक तरफ से वो पानी के अंदर जाती है, सही है, और डुबकी लगाती है उसके अंदर, और एक तरफ से बाहर निकल जाती है। इसको क्या बोला जाता है? डिपिंग बोला जाता है। इस क्रिया को डिपिंग बोला जाता है। तो जो पशुओं को नहलाने वाला जो टैंक होता है उसके अंदर इन दवाओं को डाल दिया जाता है, और पशुओं को उसके अंदर डीप करवाया जाता है। सही है। एक तरफ से डीप करवाया जाता है, दूसरी तरफ से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इससे भी क्या होगा, जो भी इसके अंदर ऊपर जो लार्वा होंगे या जो भी अंडे इसके होंगे, मक्खी होगी, वो सारी की सारी इससे नष्ट हो जाएगी। तो ये 2 प्रकार की क्रिया करवाई जा सकती है, डिपिंग करवाई जा सकती है और स्प्रे करवाया जा सकता है। किसका? एक्रिडेक्स, मतलब मक्खियों को मारने वाली दवाइयों को। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट, इसका उपचार। ये तो इसमें आइवर्मेक्टिन, मोक्सीडेक्टिन या क्लोस्टिनोल, ये ड्रग्स तो काम में ली जा सकती है। ये तो आईएम या सबक्यूटेनियस इनको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा शरीर के ऊपर छिड़कने वाली दवाइयां, जिसको डिपिंग या स्प्रे के आधार पर काम में लिया जा सकता है, ये सारी दवाइयां वो है। इसके बाद में आता है रोकथाम और नियंत्रण। रोकथाम है नियंत्रण, यानी कि पहले से इस रोग को कैसे रोक दिया जाए। अगर नियमित तौर पर अगर 10 15 20 दिन में अगर पशु को एक बार इन दवाओं का स्प्रे करवाया जाए या उनकी डिपिंग करवाई जाए, सही है, महीने में 1-2 बार अगर किसी पशु को
इन दवाओं के टैंक में या इन दवाओं का स्प्रे इनके शरीर पर करवाया जाए तो इस रोग से राहत दी जा सकती है, इस रोग को रोका जा सकता है, होने से पहले ही इस रोग को रोका जा सकता है। तो ये सारी जो है एक्रिडेक्स जो काम में ली जा सकती है रोकथाम और नियंत्रण के लिए भी। तो ये हो गया आपका डेमोडेक्टिक मेंज। कौन सा डिजीज हो गया? डेमोडेक्टिक मेंज। बाकी नेक्स्ट जो है सार्कोप्टिक मेंज अपन अगली क्लास में देखेंगे।